वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये बुक 2 शुरू हो गई है हमारी और आज इसके चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी कि नाम से ही समझ सकते हो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे। चैलेंज मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो आज आप जानोगे कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, वी गॉट इंडिपेंडेंट, हमारे को आज़ादी मिलती है अंग्रेज़ों से, तो उस समय पे क्या क्या चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ी थी और हमारी कंट्री ने कैसे उन सभी चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करा और उनसे हम बाहर निकल कर आए। और आज के समय पे हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वी आर अ राइजिंग इकोनॉमी। तो इतना सब हमने कैसे करा, क्या डिफ़िकल्ट टाइम्स हमने देखे थे, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस की। तो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिल जाती है। 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बट जो हमारी आज़ादी घोषित हुई थी ना, वो रात को 12 बजे ही हो गई थी। 14-15 अगस्त रात को 12 बजे हमारी आज़ादी घोषित हो जाती है। वी वर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आपको पता है उसी दिन रात को 12 बजे क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वहाँ पे जाके उन्होंने एक स्पीच दी थी, जो वो एक बहुत ही फेमस स्पीच है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, सो एक क्लिप लगाती हूँ मैं इस स्पीच की, आप कभी पढ़ना है स्पीच को। तो ये स्पीच उन्होंने यहाँ पे जो है रात को 12 बजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर जो है दी थी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। एंड तब से लेके आज तक 15 अगस्त को हम अपना जो है, यू नो दैट, हम अपना आज़ादी का जश्न मनाते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड हम लाल किले के ऊपर क्या करते हैं, अपना जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमें आज़ादी मिली थी, 2 चीज़ें थी जिस पे सब अग्री कर रहे थे कि अब आज़ाद हो गया इंडिया। तो 2 चीज़ें हैं जो हमें कंट्री में, अपने नेशन में लागू करनी ही करनी है, और उनको हम कहते हैं 2 गोल्स जिस पे सब लोग यूनाइटेड थे। यानी कि ऐसा होता है ना, कोई ऐसी बात होती है, कोई एक सेक्शन कह रहा है यार ये मत करो, कोई एक सेक्शन कह रहा है ये मत करो, नहीं हमारी ये बनाओ, हमारी ये लॉ बनाओ। 2 चीज़ें ऐसी थी जिस पे सब एग्री करते थे ऑल ओवर द इंडिया कि ये तो करना ही है, आज़ादी मिल गई तो वो 2 चीज़ें क्या थी। फर्स्ट थी कि पहले हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी से चलाएंगे। अब जब हमें आज़ादी मिल गई है तो ये नहीं हो कि हमारी कंट्री में मिलिट्री रूल आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए या कोई और टाइप का रूल बन जाए। हम नहीं भैया, अगर हमें आज़ादी मिल गई है तो हमें सिर्फ डेमोक्रेसी रूल चाहिए। एंड हमारे रूलर्स हमारे लिए डेमोक्रेसी रूल इस्टेब्लिश करने में लग चुके थे। वी स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं थी। इंडिपेंडेंस मिल गई मतलब अब डेमोक्रेसी लानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशन राइट्स लिखेंगे और फिर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। कि हमें पहले दिन से पता था जब हमें आज़ादी मिली। अब क्यों पता था, क्योंकि जब से हमारा नेशनल मूवमेंट चला था, यानी कि हम अंग्रेज़ों को कहते थे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हमें आज़ादी दो हमारी, तो हम यही कहते थे कि हमें डेमोक्रेसी लानी है, हमें सोवरेनिटी चाहिए, हमें खुद को जो है गवर्न करने की ताकत चाहिए। तो हमारा पहला गोल था, वो था जिस पे सब एग्री करते थे, पहला डेमोक्रेसी चलाना, और दूसरा जो था वो ये था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी और जो सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप है उनका भला करने की कोशिश करेगी। यानी कि हमारी कंट्री में उस समय पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, यू नो दैट, कास्ट के बेसिस पे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज आल्सो देयर। बहुत डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में होता था। तो वो लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए और पुअर पीपल की अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को काम करना होगा जैसे ही सरकार बनेगी हमारी। तो दीज वर द 2 गोल्स जिस पे हमने पक्के से एग्री करा था। अब ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर 2 मार्कर आता है। व्हाट वर द ट्विन गोल्स, जहाँ पे जो है सभी इंडिया के सिटीजन्स और लीडर्स ने अग्री करा था, वो ये रहे 2 गोल्स। ठीक है, अब हमें जो आप कह सकते हो कि फ्रीडम मिला वो बहुत चैलेंजिंग टाइम में मिला था। हाँ, हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वी वर ऑल वेरी हैप्पी कि हमें इतने सारे सालों के, लगभग जो है इतने सालों के स्ट्रगल के बाद में आज़ादी मिल गई है। बट जब हमारे को आज़ादी मिलती है तो आपको पता है ब्रिटिशर्स कैसे हमारे पार्टीशन करवा के चले जाते हैं। हमारी कंट्री का एक हिस्से को ही हमें खुद से अलग करना पड़ता है और उस समय पे बहुत सारा वायलेंस होता है, बहुत सारे लोगों को का घर उनसे छिन जाता है। लाइवली कुछ नहीं हुआ हमारा पार्टीशन के समय पे। इट वाज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो बहुत डिफ़िकल्टी आई, माइग्रेशन प्रॉब्लम, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, और क्या हुआ, इतने लोगों की डेथ्स हुई, इतने लोगों की किलिंग हुई। टर्मोइल ही टर्मोइल था जब हमारे को पार्टीशन हुआ हमारा और हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी। बट स्टिल हमारे नेशनल लीडर्स ने जो है अपने आप को भटकने नहीं दिया। जितने भी चैलेंज आए उन्हें हमने फेस करा। तो क्या 3 मेन चैलेंजेस आए थे हमारे सामने जैसे ही हमें फ्रीडम मिलता है। तो पहले क्वेश्चन में था ट्विन गोल्स बताओ। अब आप जानोगे कि क्या 3 मेन चैलेंजेस थे
क्या वो 3 चैलेंजेस थे जो हमारी कंट्री फेस करती है जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। देखो एक आपके बुक के अंदर न्यूज़पेपर की क्लिप लगा रखी है, द हिंदुस्तान टाइम, एंड ऑफ 200-year-old ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। रॉयल असेंट टू इंडिपेंडेंस बिल मिल चुका है। ब्रीफ बट कलरफुल सेरेमनी इन लॉज, 2 डोमिनियंस क्रिएटेड, यहाँ बता रखा है कि 2 कंट्रीज क्रिएट हो गई हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये इस तरीके से अखबार में जो है वो छपा था, ठीक है। तो ये क्लिप्स आपके जो है एनसीईआरटी में लगा रखी होती है, थोड़ा देखने की ध्यान से ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने क्या था, जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है तो पहला चैलेंज था कि हमें अब अपनी कंट्री को अंदर जो है नेशन बिल्डिंग करनी है। नेशन बिल्डिंग करनी है मतलब क्या हुआ, तो देखो आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर एक कल्चर के लोग नहीं रहते, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। गुजरातीस, पंजाबीज, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो जो है तेलुगु स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग एंड जो है कन्नड़ स्पीकिंग, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। खाना पीना अलग, रहन सहन अलग, भाषा अलग, डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटी के लोग हमारी कंट्री के अंदर है। इवन डिफरेंट रिलीजन के भी, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हर एक ज़ोरास्ट्रियन, सभी रिलीजन के लोग हमारी कंट्री के अंदर थे। तो अब जैसे ही हमारा जो है इंडिपेंडेंस मिला तो पार्टीशन तो हो ही गया था, और पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन लग गया कि अभी तो एक ही हमने जो है अलग कंट्री बनाई है, मुस्लिम्स का जो है हमने पार्टीशन करा कि मुस्लिम्स के लिए बना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कहने पे, ठीक है। जो भी हुआ वो अभी आप आगे पढ़ोगे। तो ये क्वेश्चन लग गया कि भाई अभी तो इंडिया के अंदर और बहुत लैंग्वेजेस के लोग हैं, और रिलीजन के लोग हैं, और कल्चर के लोग हैं, तो अब इंडिया कैसे अपनी यूनिटी को बना के रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा अब एक और हिस्सा कहने लगेगा मेरे को अलग कंट्री बना दो, एक और हिस्सा कहने लगेगा मेरे को एक अलग कंट्री बना दो। तो ये सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज था। तो कंसर्न ये थी कि वेदर इतनी डाइवर्स कंट्री, आज के समय पे हम कहते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं। क्यों कहते हैं हम ये बात कि हमारी डाइवर्सिटी तो हमारी एक देश की शान है कि हमारी कंट्री में इतने सारे कल्चर, लैंग्वेजेस और रिलीजन के लोग इकट्ठे मिल के रह रहे हैं। जब भी हमारी कंट्री के जो है वी ऑल आर वेरी पेट्रियाटिक फॉर आवर नेशन, हम सब बहुत बड़े देशभक्त हैं। हम ये नहीं सोचते यार हम इस स्टेट के, हम वी ऑल आर इंडियंस, वी नो दैट। तो ये सब कैसे हुआ, पहले उस ज़माने में क्वेश्चन मार्क लगा कि यार इनका तो अभी पार्टीशन हो गया, अब क्या करेंगे ये, इनके यहाँ तो यहाँ पे बंगाली हैं, यहाँ पे गुजराती हैं, यहाँ पे राजस्थानी है, सब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कहीं ये सब कहने लग जाएंगे अब तो कि अलग कंट्री बनाओ। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने नेशनल यूनिटी को जो है अब अपना पार्टीशन होने के बाद बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा काम करा कि जब भी कोई डिमांड हुई किसी जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ से कि हमारी डिमांड फुलफिल करो, तो वो उन्होंने की, जिससे हमारी कंट्री नेशनल यूनिटी में रहे और हम क्या बन गए, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस ज़माने में तो बहुत क्वेश्चन होते थे कि वेदर एक ऐसी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है वो यूनाइटेड रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और अगर वो यूनाइटेड रह रही है तो ऐसा ना हो कि लोगों की डिमांड्स पूरी ना हो रही हो, लोगों को सप्रेस करके यूनाइटेड रखो, नहीं। तो ये बहुत क्वेश्चन थे। तो पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाए, हमारी सब खुश हो जिसके अंदर, पहला चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये था इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी को। येस वी नो डेमोक्रेसी लानी है, तो ये नहीं था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना ले बस, फंडामेंटल राइट्स लिख दे, सारी फ्री फेयर इलेक्शन होंगी, ये सब बातें लिख दे, नो। अब इसको लागू करना सबसे इंपॉर्टेंट काम था। हमारी कंट्री के लीडर्स को पता था, यू नो देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आपको ये सब रूल्स लॉज फॉलो करने हैं, डेमोक्रेसी जो है ऑन पेपर्स है, बट एक्चुअली में कोई डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता, करप्शन ही करप्शन होता है, लोगों की डिमांड्स, फ्री फेयर इलेक्शन कुछ नहीं होते। बट हमारी कंट्री के लीडर्स को ये पता था, कंट्री को ये पता था कि अगर डेमोक्रेसी लानी तो फुल फ्लेजेड लानी है, तो इसके ऊपर काफ़ी वर्क करा गया। हमारी कंट्री ने क्या अडॉप्ट करा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब इलेक्शंस हो तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे, बीजेपी, कांग्रेस एंड सो मेनी एल्स, सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है, सबके आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आपके जो उनमें आप विश्वास रखते थे आपने उनको वोट डाला, एंड इस बारी हमारी जो है किसकी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, फिर से मोदी 3.0, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमने उन्हें खुद चुना है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो, हमने उन्हें वोट दिया, हमने उन्हें जितवाया, एंड अब वो हमें जो है रूल करेंगे। अब हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब 11th में पढ़ के आए हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड है, जो हमारा वो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, वो नॉमिनल हेड है। जैसे कि अगर आप अमेरिका की बात करोगे, यूएसए की, तो वहाँ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अब
हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा पावर्स होती है वो पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक नॉमिनल हेड है, ठीक है। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम अडॉप्ट करा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, और एक ऐसा फ्रेमवर्क अब हमें बनाना था कि जिसमें फ्री फेयर इलेक्शन हो पाए और सबको फंडामेंटल राइट्स मिले, कि जो हमारी डेमोक्रेसी सिर्फ ऑन पेपर्स ना रह जाए, लागू भी वो बहुत अच्छे से हो। और थर्ड चैलेंज हमारे सामने क्या था कि हमारे को अपनी कंट्री में से गरीबी हटानी थी, और जो भेदभाव हो रहे थे कास्ट पे, जेंडर के बेसिस पे, वो सब हम हटा दें बिल्कुल ही। तो उसके लिए हमारी कंट्री के अंदर हमारे स्टेट ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखे और हमने बनाए क्या, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं, ये भी आप 11th में पढ़ के आए हो। ये कुछ रूल्स लिखे गए हैं हमारे लिए नहीं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, कि जो भी गवर्नमेंट आए वो ये चीज़ों को फॉलो करे। अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों को फॉलो करेगी तो समाज में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा, लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये 3 मेन चैलेंजेस थे हमारी कंट्री के अंदर जैसे ही हम आज़ाद होते हैं। पहला क्या हुआ, नेशन बिल्ड करना था एक इतनी डाइवर्सिटी वाला। दूसरा, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था एक्चुअली में। एंड तीसरा, पॉवर्टी हटानी थी और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना था, और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के वेलबींग के लिए वर्क करना था। तो ये 3 मेन चैलेंजेस हमारे सामने थे, ठीक है जी। अब आप इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर्स में यही जानोगे कि इन चैलेंजेस को हमने कैसे फेस करा। नाउ आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो आप जानोगे इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ एंड उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एवरीथिंग यू विल सी इन दिस वाला टॉपिक, ठीक है। तो पहला इसमें हमारा अब अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है उसकी हेडिंग है बर्थ ऑफ 2 नेशन। ये 2 नए नेशन जो है वो पैदा कैसे होते हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, ये आप जानोगे। तो ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेट नेशंस की तरह इस्टेब्लिश होते हैं। तो जब हमें आज़ादी मिलती है तो 2 कंट्रीज़ बनती है, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। अब ऐसा क्यों हुआ, वाई? हम नेशनल मूवमेंट के टाइम पे तो हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हुआ? आप सोचते होंगे कि एक न्यू कंट्री बन गई। तो देखो ये बात आपको बता रखी है, इट वॉज बिकॉज जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने प्रपोज करी एक 2 नेशन थ्योरी। इसके ऊपर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी। तो मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी प्रपोज करता है, और मुस्लिम लीग कहता है कि इंडिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक हिंदूज और एक मुस्लिम्स, ठीक है। एंड मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे, हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने डिमांड करा कि जो मुस्लिम्स हैं, अंग्रेज़ों अब तुम जा ही रहे हो तो एक काम करो, आज़ादी देने ही वाले हो आप लोग हमारे को, तो एक काम करो कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बना के चले जाओ जो होगी पाकिस्तान, ठीक है। मुस्लिम लीग ने ये प्रपोज करी बात को। अब इस समय पे जो हमारा कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी वॉज इन द मेजर फोरफ्रंट, ठीक है, पूरे के पूरे नेशनल मूवमेंट में। तो उन्होंने इस बात को अपोज करा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब एक है, वी आर यूनाइटेड, हम हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, वी ऑल आर इंडियंस, हमें ये नहीं चाहिए कि अलग कंट्री बने। बट अंग्रेज़ों को तो हमारा भला चाहिए ही नहीं था, उन्हें तो नुकसान ही कराना था हमारा। तो वो क्या करते हैं, और भी बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, मुस्लिम लीग, ब्रिटिशर्स एंड कांग्रेस बीच में और बैठ के बहुत टसल होती है, बहुत सारा डिस्कशंस होता है, एंड उसके बाद में फाइनलाइज यही हो जाता है कि एक अलग कंट्री बनेगी पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स, एंड बाकी रेस्ट तो हमारा इंडिया है ही, ठीक है। तो ये डिसाइड हो जाता है। तो 1940s से ये बात चल रही थी, बहुत डिस्कशन होते और फाइनली ये कह दिया जाता है कि जो है जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिलेगी तो एक पाकिस्तान नाम की कंट्री क्रिएट हो जाएगी फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये पार्टीशन कराना आसान नहीं था कि तुम कह दो कि ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि भाई मुस्लिम के लिए हम अलग कंट्री बना देंगे पाकिस्तान। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस सिचुएशन, और ये बहुत डिफिकल्ट था, तभी हमारे पार्टीशन के समय पे इतनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, ठीक है। अब जो डिसीजन टू डिवाइड था उसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब वो कैसे होगा, वो होगा बेस्ड ऑन द रिलीजियस मेजॉरिटी, कि उन्होंने कहा हम पार्टीशन कर देंगे रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे। अब रिलीजियस मेजॉरिटी मतलब क्या हुआ, रिलीजियस मेजॉरिटी मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज है, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है, उसको हम पाकिस्तान बना देंगे, बाकी तो इंडिया रहेगा ही। अब ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। ये नोट्स बने हुए हैं, तुम बस मेरी बात को सुनो, ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हारे को, इंस्टाग्राम में मैं सारी फोटोज़ लगा दूंगी और बढ़िया तरीके से।
तो अगर आपने ये लिख दिया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द चैलेंजेस वी फेस ड्यूरिंग डूइंग द पार्टीशन, तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने, विल गेट मार्क्स। अभी जो मैं बता रही हूँ वो सुनो कि इनका रट्टा ना मारना पड़े इन लाइनों का। तुम्हें पता हो पहली प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिशर्स ने कहा कि 2 कंट्रीज बनेंगी, इंडिया और पाकिस्तान, रिलीजियस मेजॉरिटी में। रिलीजियस मेजॉरिटी मतलब जो जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है उसे हम बना देंगे पाकिस्तान, बाकी तो इंडिया है ही, उन्होंने ये कहा। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एग्जिस्टेड। कोई एक सिंगल एरिया नहीं था जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। इनफैक्ट 2 एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, एक था ईस्ट में और एक था वेस्ट में। एक वहाँ वेस्ट में, एक ईस्ट में। अब कोई तरीका है तुम ईस्ट और वेस्ट 2 डायरेक्शन को मिला दो? नहीं। तो इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 पाकिस्तान बनेंगे। एक बनेगा यहाँ पे वेस्ट के अंदर, जो वेस्ट पाकिस्तान बनता है, जो आज के समय का पाकिस्तान है। दूसरा बनेगा ईस्ट के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है बांग्लादेश वॉर के बाद। आप देख सकते हो कि इन अंग्रेजों ने कैसा पार्टीशन कराया। इन्होंने, क्योंकि रिलीजियस मेजॉरिटी इंप्लीमेंट करना कोई आसान काम तो है नहीं, तो इसलिए व्हाट दे डिड, इन्होंने एक बनवा दिया हमारा वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। और दूसरा बनवा दिया यहाँ पे ये ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में जो है मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, ठीक है, मतलब काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी यहाँ पे। अब बाकी रेस्ट तो इंडिया रह गई। तो आप देखो एक कंट्री ये भी पाकिस्तान हो गई, फिर हमारा पूरा इंडिया, और फिर ये भी ये इस पाकिस्तान बन गई। और यहाँ पे भी आगे आप अगले वाले आने वाले चैप्टरों में पढ़ोगे, यहाँ उर्दू स्पीकिंग थे, यहाँ बंगाली स्पीकिंग थे, ये इनको सप्रेस करते थे, तभी तो फिर इनके जो है हम इन्हें बचाने जाते हैं। और हमने जो है बांग्लादेश वॉर में हमने साथ दिया, पाकिस्तान से हम लड़े तो बांग्लादेश बना। तो आगे भी हमें इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस इसकी वजह से करनी पड़ी थी। तो इस तरीके का पार्टीशन जो है ब्रिटिशर्स ने हमारा करा दिया। अब ऐसा नहीं था कि इस समय पे जो सभी के सभी मुस्लिम्स थे वो अलग कंट्री चाहते थे। डोंट थिंक दिस थिंग, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों का और उनके लीडर का, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये देखो आप, ये रही NWFP लिखा है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये NWFP की स्टेट्स है। ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो लीडर थे उनको कहते थे हम खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। तो भाई ये नहीं चाहते थे, इनके यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि भाई हमारा एक अलग देश बने। दे वर इंडियंस, दे डिडंट वांट कि एक अलग कंट्री बने हमारी पाकिस्तान, और हमें नहीं जाना है पाकिस्तान की तरफ में। ये चाहते थे नहीं हम यहीं रहेंगे इंडिया वाली तरफ पे। बट बात नहीं मानी जाती है, इनको मर्ज करवा दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इनका रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो नॉट एवरी मुस्लिम पॉपुलेशन डिडंट वांटेड कि भाई पार्टीशन हो जाए, ठीक है। अभी दूसरा था कि भाई ठीक है आप लोग ने कह दिया ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2 पाकिस्तान बनाओगे, उसमें भी दिक्कत थी कि वो एरियाज़ में कहने कहा पंजाब की तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे, तो इसका मतलब ये भी था कि पंजाब में हिंदू और सिख नहीं रहते थे। और अगर ईस्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी बंगाल में, तो इसका मतलब नहीं था कि बंगाल में हिंदूज नहीं रहते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई। क्या हुआ, जिस दिन इन्हें इंडिपेंडेंस मिली तब तक इन्होंने बाइफिकेशन जो है करा ही नहीं था तरीके से। ये बोला गया अच्छा ठीक है पंजाब के अंदर हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, तो यहाँ पे रीजनल बाइफिकेशन होगा। रीजनल बाइफिकेशन मतलब कि ये जो पंजाब है इसको भी अंदर से हम डिवाइड करेंगे। जिस पंजाब की साइड में हिंदू और सिख ज़्यादा है वो इंडिया की तरफ आ जाएगा उत्तर पंजाब, और जिस पंजाब की साइड में मुसलमान ज़्यादा है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, तुमने ये करना था कह दिया, बट ये चीज़ डिसाइड उस दिन तक नहीं हुई थी जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो 15 अगस्त को आपको पता है क्या हुआ था कि लैक्स ऑफ पीपल जो पाकिस्तान साइड पे थे हिंदू और सिख, उन्हें भागना पड़ा था, रास्तों से अटैक्स हो रहे थे। एंड मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया साइड जो थी हमारी पंजाब की और बंगाल की, उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे थे। दे डिडंट नो, दे वो उन्हें एलियन लग रहा था कि जिस आज़ादी के लिए हमने इतने सैक्रिफाइसेस करे, हमने इतनी लड़ाइयाँ करी, जिस घर में हम अपने दादा परदादाओं के ज़माने से रह रहे हैं वो छोड़ के भागना पड़ेगा। उन्हें पता है, लोगों को लगता था अरे नहीं होगा पार्टीशन, ऐसी बातें हो रही हैं। लोगों को यकीन ही नहीं होता था। एकदम से अटैक्स होने शुरू हुए, लोगों ने सामान बांधा अपना एंड भागे। ऐसी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी क्योंकि ये जो रीजनल बाइफिकेशन करना था ना, ये सबसे जो है अचीवेबल नहीं बात हो रही थी इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तभी यू नो दैट देयर आर 2 पंजाब्स। एक पंजाब है पाकिस्तान के अंदर भी, एक पंजाब है हमारा पंजाब। तो ये रीजनल बाइफिकेशन, यू कैन सी हियर, ये भी पंजाब लिखा है, ये पंजाब स्टेट लिखा है। तो इन्होंने कह दिया कि जो पंजाब में मुसलमान ज़्यादा है वो पंजाब उस तरफ कर देंगे, हम वेस्ट पाकिस्तान की जो इंडियंस की तरफ कर देंगे जिसमें हिंदू और सिख ज़्यादा है। और ये जो बाइफिकेशन था ये 15 अगस्त तक नहीं हुआ था। तभी जो हिंदू मुस्लिम यहाँ रह रहे थे उन्हें भाग के आना पड़ा,
एंड मुस्लिम यहाँ वालों को वहाँ भागकर अपनी जान बचाकर, ये देखो एक फ़ोटो लगा रखी कि कैसे ट्रेन्स के ऊपर लोग भाग भाग के जो है उन्होंने अपनी जान बचाई। देयर आर मेनी मूवीज़, कभी टाइम मिले आपको तो ज़रूर देखना जहाँ पे पार्टीशन का डिस्प्लेसमेंट, वायलेंस दिखाया गया हो। यू विल अंडरस्टैंड द पेन जो लोगों को उस समय पे उन्होंने झेला होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये आप अपडेट करो। पंजाब एंड बंगाल क्या थी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, नो डाउट, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी वहाँ पे भी। दे वर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज एक्ट, तो इसलिए इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनका बाइफिकेशन होना था और ये चीज़ इंडिपेंडेंस डे तक नहीं हुई थी, इसलिए इतना कन्फ्यूजन, ठीक है। अब इससे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ जो मैंने आपको बता दिया है। एज मैनी पीपल वर अनअवेयर ऑफ विच कंट्री दे बिलोंग आफ्टर पार्टीशन, मतलब उन्हें समझ, भाई हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो हम कौन सी कंट्री के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम इंडिया के हैं। जो हिंदू और सिख पाकिस्तान वाली साइड पे रह रहे थे, दे वर कंफ्यूज कि आज इस कंट्री को कल छोड़ के जाना पड़ेगा, और जो इंडिया के अंदर मुस्लिम से रहते उन्हें ये पता था कि कभी भी अटैक हो सकते हैं और हमें भाग के जाना पड़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन लोगों ने फेस करी। आफ्टर दिस ऑल्सो, जब हमारा पार्टीशन हो गया उसके बाद भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हो गई माइनॉरिटी की प्रॉब्लम। हिंदू एंड सिख इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम इन इंडिया फाउंड देमसेल्फ एज माइनॉरिटीज इन देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स फीलिंग लाइक अनडिजायरेबल एलियंस। का जो है रिजल्ट क्या हुआ, जितना वायलेंस हुआ पार्टीशन के समय पे वो इसी वजह से हुआ। जितनी भी कम्यूनल जोन्स बन गए थे पंजाब और बंगाल के अंदर। कम्यूनल जोन मतलब जैसे कर्फ्यू टाइप लग जाते हैं ना, कभी रिलीजियस बेसिस पे अगर लड़ाई हो जाए, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे अगर दंगे होने शुरू हो जाए तो कम्यूनल जोन बन जाते हैं कि देखो हिंदूज़ के इलाके में मुस्लिम नहीं आएंगे, मुस्लिम के इलाके में हिंदूज़ नहीं जाएंगे, इस टाइप के कर्फ्यूज़ लग जाते हैं। तो कम्यूनल जोन्स बनाने पड़े, तब भी मामले जो है संभल नहीं रहे थे। उस समय पे भी बहुत सारा वायलेंस हुआ अगेंस्ट माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब क्या, जो पाकिस्तान की तरफ अब हिंदूज बचे थे वो वहाँ की माइनॉरिटी हो गए, इंडिया में जो मुस्लिम्स थे जिन्हें जाना था वो यहाँ के माइनॉरिटी हो गए। तो उनके ऊपर बहुत अटैक होते थे बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, और उन्हें रातों रात अपने घरों से जो कुछ भी वो कुछ इकट्ठा कर सकते थे बच्चे और पेरेंट्स को भागना पड़ा। और जो है आके जो है रास्ते में भी उनके ऊपर क्या क्या बीतती थी वो आप अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हो, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। चलो हमें समझ में आ गया इस तरीके से पार्टीशन इन्होंने हमारा करवा दिया कि इतनी सारा जो है किलिंग हुई, एट्रोसिटीज़ हुई जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। अब आप रियलिटी में जानोगे कि जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा था। तो जो हमारा ईयर था 1947, इसको बोला जाता है ये लार्जेस्ट जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ था पॉपुलेशन का, और वो भी ट्रैजिक वे में। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लोग माइग्रेट करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उसमें अगर कोई जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक हो रहे थे, इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो दिस वाज द वेरी अनप्लान्ड वे में पार्टीशन हुआ था। अगर प्लानिंग से हुआ होता तो ये चीज़ हमें नहीं देखनी पड़ती, बट बहुत अनप्लान्ड वे में हमारा पार्टीशन हुआ। दे वर किलिंग एंड ब्रूटल एक्ट कमिटेड बाय बोथ कम्युनिटीज़ इन द नेम ऑफ रिलीजन। दोनों ही कम्युनिटीज़, इधर हिंदूज हो इधर मुस्लिम्स हो, दोनों की ही साइड से बहुत सारी किलिंग्स हुई, बहुत सारा जो है ब्रूटल एक्ट्स हुए इन द नेम ऑफ रिलीजन। कम्यूनल जोन्स बन गए थे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता में आपको बता चुकी हूँ क्या कि कर्फ्यू लग चुके थे कि कोई रिलीजन एक दूसरे के वाले एरिया में नहीं जाएंगे, और बार बार दंगे होते रहते थे। मुस्लिम अवॉइडेड गोइंग टू हिंदू डोमिनेटेड एरिया, वाइल हिंदू और जो सिख होते थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन से दूर रहने लग गए थे। पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट, लोगों को अबैंडन उनका घर करना पड़ा। लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, नहीं, वो नहीं चाहते थे कि हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़े। दे वर हैप्पी, वी ऑल वर इंडियंस, बट नहीं, पीपल अबैंडन्ड होम्स, और रास्ते में भी उन्हें बहुत सारी सफरिंग हुई कि चलो ठीक है अब घर बार छोड़ के जा ही रहे हैं। उस बीच में भी जब वो चल के जा रहे होते थे ना, जैसे कोई लोग चल के जा रहे हैं इधर जो है हिंदू सिख आ रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, वहाँ से मुस्लिम जा रहे हैं, तो आपस में लोगों में इतना दुख था, परेशानी थी, एक दूसरे पर अटैक करने लगते थे एंड क्रेलिंग होती थी और बहुत ब्रूटल एक्ट्स होते थे। माइनॉरिटीज सॉट टेम्परेरी शेल्टर इन द रेफ्यूजी कैम्प। अब जो वो लोग अपना घर बार छोड़ के आने, तो ये थोड़ी कि यहाँ पे राजमहल बने पड़े हैं जहाँ के रह लेंगे, नहीं, दिल्ली में रेफ्यूजी कैंप्स लगे, रेफ्यूजी कैंप्स में आके लोगों को अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ी। तो इतने सारे लोगों के लिए हमारा जो जश्न मनाना था आज़ादी का वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहा।
पेरेंट्स के बच्चे जो है उनसे बिछड़ गए या मर गए और कई सारे बच्चे अनाथ हो गए। ये हुआ उनका आज़ादी का जश्न। ऐसी सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ी उस समय पे जब उन्हें सबसे ज़्यादा खुश होना था कि हमारी कंट्री को आज़ादी मिल गई है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। डेंजरस जर्नी, सबकी जो जर्नी थी वो बहुत डेंजरस थी। लोग कोई पैदल जा रहे हैं, कोई बुलक कार्ट पे, कोई ट्रेन में, और उस पर भी उन पर अटैक हो जाते थे। वुमेन की तरफ बहुत सारे अटैक्स हुए, वुमेन को किडनैप कर लिया जाता था, दोनों ही रिलीजन की। और जो किडनैपर्स होते थे उनको फोर्स करते थे हमारा रिलीजन में धर्म परिवर्तन करो। दे वर रेप, दे वर ब्रूटली जो है ट्रीटेड। और कई जो फैमिलीज होती थी अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या कर देते थे, मजबूर होके कि उन्होंने अपने घर की बहुओं को, बेटियों को क्या करा, खुद ही मार दिया कि अगर इन्हें रास्ते में लेकर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इवन ऐसी सिचुएशंस भी कुछ घरों के अंदर हुई थी। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फॉर लैक ऑफ पीपल, इंडिपेंडेंस मतलब क्या हुआ था, सालों तक, महीनों तक, क्या सालों तक लोग रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर रहे थे। ठीक है, अब इसी चीज़ को, इसी दुख को, इसी दर्द को राइटर्स ने, पोएट्स ने और फिल्म मेकर्स ने इंडिया में भी और पाकिस्तान में बहुत अच्छे से दिखा रखा है। एंड ये जो हमारा पार्टीशन हुआ था इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ हार्ट्स। हमारे दिल का ही एक टुकड़ा निकाल के हमारे से अलग कर दिया था इन अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। अब मैंने ना इन नोट्स को बनाया है, ये ऐसे है, आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो आपको लिखना है, पहला है मास डिस्प्लेसमेंट, वाइड स्प्रेड एट्रोसिटीज़, कम्युनल जोन्स बने, फोर्स माइग्रेशन हुआ, रेफ्यूजी कैंप्स। इस तरीके से अगर आप पॉइंट फॉर्म में आंसर करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। सारे नहीं करोगे तो 6 में से अगर तुमने 5 पॉइंट फॉर्म में अगर ऐसे आंसर करना शुरू कर दिया तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। तो ये सारे मैं थोड़ा और शॉर्ट में करके आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ तो मैंने और डिटेल में लिखा है टू एक्सप्लेन यू, एंड इन दैट वे अगर तुम अपने नोट्स को बनाओगे और पढ़ोगे तो रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। अब और बातें बता रखी है मैं पार्टीशन रिलेटेड। पार्टीशन खाली बाउंड्रीज का नहीं हुआ था, खाली माइग्रेशन ऑफ पीपल नहीं होता, इवन हर चीज़ को डिवाइड करा गया था। जो हमारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी ना, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, इवन पेन, पेपर, टाइपराइटर और जो बैंड्स होते हैं ना, म्यूजिकल बैंड्स होते हैं हमारे, उन सब तक का जो है ना, मतलब पेपर पे लिख के कि अच्छा ये इतने टाइपराइटर पाकिस्तान की तरफ, ये इंडिया की तरफ, एम्यूनेशन का भी, हर चीज़ का पार्टीशन हुआ था पेपर पे लिख के, ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की तरफ, ये चीज़ पाकिस्तान, ये इंडिया की तरफ, ऐसे लिख लिख के एक एक चीज़ का रीजनल वे पे और जो है हमारा पॉलिटिकल डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, 80 लाख पीपल जो है उन्होंने माइग्रेट करा था बॉर्डर को। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है ना फैक्ट्स में पूछा जाएगा, ये नंबर पूछे जाएंगे। तो 80 लाख लोगों ने माइग्रेट करा था अपने घरों को। और वो कैसे माइग्रेट करा था, यू नो डैट, ये नहीं कि प्लेन की टिकटें बुक हो रही हैं और बहुत आराम से, नो, रातों रात घरों से भाग के 80 लाख लोगों ने ट्रैवल करा था। और उसमें से 5 से 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी एट द टाइम ऑफ द वायलेंस जो पार्टीशन में हुआ था। तो 5 से 10 लाख लोग उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत पॉपुलेशन में नहीं होती थी उस ज़माने में। तो 80 लाख लोगों का माइग्रेट करना, उनमें से 5 से 10 लाख लोग मर जाना, तो इट वॉज अ वेरी जो है पेनफुल थिंग। ठीक है, और बहुत सारे डीपर इशूज़ हो चुके थे। अब क्या हो गया था, इवन आफ्टर द पार्टीशन ऐसा नहीं था कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदूज बचे थे, नो। अभी भी हमारी कंट्री के अंदर जब हमने अपना जो है डेटा पता लगवाया तो हमारी कंट्री के अंदर इवन आफ्टर द माइग्रेशन 10 to 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब सोचा गया अब क्या होगा इंडिया का, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे रिलीजन के लोग थे हमारी कंट्री में, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज़्म हो, सभी रिलीजन के लोग अभी भी थे। और 12% में जो है हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी में मुस्लिम्स भी थे। तो अब ये क्वेश्चन लगा कि यार ये पार्टीशन तो इस बेसिस पे होता कि मुस्लिम के लिए अलग कंट्री बन गई पाकिस्तान, तो अब इंडिया किस तरीके से अपने आप को एक कंट्री बनाएगा? क्या इंडिया हिंदू नेशन बन जाएगा कि हम एक हिंदू नेशन है क्योंकि पार्टीशन तो इसी बेसिस पे हुआ था, या इंडिया ये सब नहीं करेगा, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनेगा जहां हर धर्म के लोगों को जो है हम लोग जो है एक समान मानेंगे और हमारी कंट्री की जो सिटीजनशिप मिलेगी उसमें रिलीजन बेसिस पे नहीं होगा? ये क्वेश्चन मार्क लग गया था। जो रूलर्स होते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। देयर वर वेनी जो रूलर्स थे, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के रूलर्स थे, उन्होंने कहा कि अब जब हमने पार्टीशन देख ही लिया तो हमें इंडिया को एक हिंदू नेशन बना देना चाहिए। बट यू गाइज नो दैट कि हमारे जो नेशनल मूवमेंट हुआ था इस सब के दौरान हमारे लीडर्स ने ये सब फाइनल नहीं करा था। फाइनल हम लोग ये करते हैं कि नहीं, हमारा जो इंडिया होगा वो एक सेक्युलर कंट्री बनेगा। सेक्युलरिज्म मतलब क्या, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं।
ठीक है, हमारे लिए हर धर्म जो है वो रिस्पेक्टेबल है। कोई भी इंडिया में, हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, जो इंडिया में पैदा हुआ इंडिया का सिटीज़न है, वो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है। हमारा कोई रिलीजन नहीं है कंट्री का, हमारी कंट्री का कोई कंट्री वाइज स्टेट वाइज रिलीजन नहीं है। नो, हमारी कंट्री में हर धर्म एक समान है और जो जिस धर्म को फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। और हमारी कंट्री में सिटीजनशिप देने का बेसिस हिंदू नहीं बना। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, अगर आप इंडिया में पैदा हुए, यू आर इंडियन, तो दैट मीन्स यू आर इंडियन। आपको ये नहीं है कि आप कौन से रिलीजन के, तो फाइनल हम लोग ये करते हैं और इंडिया एक हिंदू नेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक डीपर इशू हो गया था आफ्टर द पार्टीशन कि अब इंडिया क्या करेगा। ओके, अब आपको एक पॉइंट दे रखा है महात्मा गांधी के सैक्रिफाइस का, जहाँ पे आपको बता रखा है जब इतना पार्टीशन में वायलेंस हो रहा था एंड महात्मा गांधी तो वायलेंस के सख्त खिलाफ थे, तो इतना जब वायलेंस होता था तो महात्मा गांधी ने क्या किया और महात्मा गांधी के क्या रिएक्शन हुआ था उस समय पे, और कैसे महात्मा गांधी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे जब इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ करता था। ठीक है, ओके, तो अब हम जानेंगे गांधी जी के रोल के बारे में। गांधी जी ने जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि उस समय पे वो कहाँ पे थे? उस समय वो कोलकाता में थे और कोलकाता में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे वो उनको जो है चाह रहे थे कि वहाँ पे पीस आए और वहाँ पे हारमोनी आए। वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि इंडिया के सारे सिटीजन्स, हम सब इंडियंस ही तो थे, पार्टीशन से पहले तो एवरीथिंग वाज इंडिया, तो वो बहुत परेशान थे कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लोगों ने जो उन्होंने इतने समय सिखाया कि सत्याग्रह करो, वायलेंस नहीं करना है, वो सब लोग भूल गए एंड एवरीबडी वाज डूइंग वायलेंस। तो इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कम्युनल वायलेंस मतलब जो रिलीजन और कम्युनिटी के बेसिस पे जो वायलेंस हो रहा था उससे। ठीक है, जो गांधी जी की प्रेजेंस थी कोलकाता में, गांधी जी क्या करे थे? गांधी जी ने फास्ट करना शुरू करा, इनडेफिनेट फास्टिंग करनी शुरू करी कि जब तक मैं खाऊंगा नहीं कुछ, जब तक जो है दंगे रुकेंगे नहीं। तो गांधी जी का सब बहुत सम्मान करते थे, जैसे चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, तो लोग फिर दंगे रोकते थे कि उन्हें डर लग जाता था। तो इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ दंगे में इफेक्ट देखा गया कि दंगे कम होने लग गए। तो सबसे पहले कोलकाता के अंदर रिस्टोर हुई पीस और हार्मनी जब गांधी जी वहाँ पे रहे। उसके बाद राइट्स रिज्यूम रहते हैं एंड गांधी जी रिजॉर्टेड टू फाइट फास्ट टू ब्रिंग पीस। ठीक है, तो यही बात आपको बता रखी है कि स्टार्टिंग में तो गांधी जी के कहने से लोग रुके थे, बट तब भी दंगे होते रहे। तो गांधी जी ने इंडेफिनेट फास्ट करा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक दंगे रुकेंगे नहीं, एंड देन उसका इफेक्ट देखा गया, दंगे रुक जाते हैं। फिर गांधी जी सितंबर 1947 में, अब सितंबर आ चुका है, देखो आप कि 2 महीने हो चुके हैं हमें आज़ादी मिले हुए, बट उस समय पे भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वायलेंस हो रहा था एंड मुस्लिम्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए गांधी जी फिर दिल्ली में जाके जो है वो अपना फास्टिंग करते हैं, सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। क्योंकि अभी भी यू नो दैट हमारी कंट्री के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज देयर, दिल्ली में भी थी। तो दिल्ली में इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए गांधी जी ने कि अब जो हमारी कंट्री के अंदर मुस्लिम्स बचे हैं हम उनको भी फेयरली ट्रीट करेंगे, और पाकिस्तान के लिए भी हमारे को कुछ ड्यूज़ थे जो हमें पाकिस्तान को देने थे, तो वो चाहते थे गांधी जी कि हम जल्दी से कर दें और हम जो है अपनी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम्स बचे हैं उनको फेयरली ट्रीट करें। ठीक है, कंसर्न्ड अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड डिमांडेड इंडिया ऑनर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान की, जो कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हमारे पाकिस्तान की तरफ, वो हम उनको कमिटमेंट्स को फुलफिल कर दें। ठीक है, इन्होंने गांधी जी ने अपना जो फाइनल फास्ट करा था वो जनवरी 1948 तक करा था, और उससे जो है वायलेंस भी बहुत रिड्यूस हुआ था और जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, वो बहुत कम होने शुरू हुए थे। तो दिल्ली में आके भी उन्होंने फास्टिंग करी और तब दंगे रुकने शुरू होते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे, यानी कि जो एक्सट्रीम वेज में बिलीव करते हैं ना लोग, जो चाहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो रेडिकल मेजर्स यूज़ करते हैं, वो वायलेंस को एक जरिया मानते हैं अपनी बात मनवाने का, कि एक समय पे आपको वायलेंस करना पड़ेगा। दीज आर द पीपल हु आर द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम पॉलिसीज से लगाते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट गांधी जी को ब्लेम करते थे कि जो ये स्ट्रगल हुआ ये सब गांधी जी की वजह से हुआ, एंड जो गांधी जी के आगे जो व्यू पॉइंट्स हो रहे थे तो एक्सट्रीमिस्ट उनको इस बात पे ब्लेम करते थे कि ही इज़ नॉट राइट, गांधी जी इज़ नॉट राइट, जो बातें वो कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो इसलिए 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे जो है असैसिनेट कर देते हैं गांधी जी को ड्यूरिंग अ प्रेयर मीटिंग। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को असैसिनेट कर दिया जाता है जब उनकी प्रेयर चल रही थी उस समय पे। ठीक है, और विद दिस हम अगले टॉपिक पे आते हैं। गांधी जी के रोल पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, अब आया हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने, वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो एक तो बॉम्ब गिराए गए थे हमारे सर पे ब्रिटिशर्स
कि हमारा पार्टीशन करा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे जो है मुसीबत ये क्रिएट करके गए थे हमारे लिए, जान के करा था इन्होंने ये सब कि हमारी इंडिया डेवलप ना हो पाए बहुत अच्छे से, हम बहुत अच्छे से अपनी आज़ादी को जो है एंजॉय ना कर पाए। इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करी। तो दूसरी प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंस मतलब होता है ना राजा, ठीक है, तो राजा का बेटा, राजकुमार, वट एवर यू कैन से। तो ऐसे ही हमारी जो कंट्री थी वहाँ पे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, यानी कि राजघराने। जब हमारा आज़ादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले तक हमें इंडिया नहीं, हमें ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है 2 टाइप की स्टेट्स होती थी। जैसे आज के समय पे आप देखते हो ना, यूपी, आंध्र प्रदेश, बंगाल, गुजरात, हमारी ये सब स्टेट्स है। तो उस समय पे जो स्टेट्स को हम प्रोविंसेस भी कहते हैं, तो प्रोविंसेस 2 टाइप की होती थी, एक ये येलो बॉक्स वाली और एक ये ब्लू बॉक्स वाली। तो जितने भी आपको यहाँ हमारे इंडिया के मैप पे ब्लू वाली प्रोविंसेस दिख रही हैं, ये थी राजाओं की जगह। यहाँ पे जो राजा थे वो इंटरनल ऑटोनॉमी संभालते थे, ये राजघराने हुआ करते थे। यहाँ पे राजाओं का रोल बहुत ज़्यादा होता था। एक्सटर्नली तो सब कुछ ब्रिटिशर ही देखते थे, बट हाँ, ऐसा नहीं था कि राजा गद्दी पे नहीं बैठ रहे थे और राजा प्रजा को नहीं संभाल रहे थे, राजा का रूल भी था। इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में तो मैं समझा रही हूँ, इनको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। और जितनी भी ये येलो येलो आप देख रहे हो, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस आज के उत्तर प्रदेश है ये, ठीक है, बिहार देख रहे हो आप, सेंट्रल प्रोविंस देख रहे हो, ये देख रहे हो आप नीचे मद्रास देख रहे हो, ये सब क्या थी, ये बॉम्बे देख रहे हो। तो ये सब येलो वाले क्या थे, सिंध देखा आपने, भावलपुर, ये सब क्या थी, ये येलो वाला ब्रिटिश इंडिया में था, यानी कि यहाँ डायरेक्टली ब्रिटिशर रूल कर रहे थे। इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, सबको ब्रिटिशर की जिम्मेवारी थी। तो अब इन्होंने जाते जाते क्या बोला कि एक पार्टीशन तो कराई दी, उसके बाद इन्होंने ये सारे ब्लू वाली जो प्रोविंसेस के राजा लोग थे उनको कहा कि चलो भाई अब हम जाने हैं, तो अब तुम अपना देख लो। अब हमारी जो पैरामाउंटेसी है ब्रिटिश क्राउन की, वो भी खत्म हो रही है। प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी चलती थी कि ये सब राजा ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रूल कर रहे हैं, इनके सर पे भी क्राउन का जो है वो ब्रिटिशर्स जो है उन्हें अलाउ कर दिया कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स देख लो, बाकी ये अधीन तो ब्रिटिशर्स के ही हैं, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली तो सबको ब्रिटिशर्स संभालते थे, इवन राजा के रूल में भी ब्रिटिशर पूरा दखल अंदाजी करते थे, बट राजा अपनी प्रजा को संभाल रहे थे, उनकी गद्दी नहीं छीनी गई थी। तो इस चीज़ को कहते थे हम सिंपल लैंग्वेज में पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो इन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, तो ये जो पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन है ये भी ख़त्म कर रहे हैं हम। अब आप देख लो कि क्या करना है आपको। आप चाहो तो इंडिया की तरफ जो है मर्ज हो जाओ, चाहो तो पाकिस्तान की तरफ भी मर्ज हो सकते हो, चाहो तो अलग कंट्री बना लो आप लोग अपनी। ये बात ये प्रिंसली स्टेट के राजाओं को बोल के चले गए कि मतलब सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो क्या कहा इन्होंने। ये सभी राजा लोगों के अपनी मर्जी है, देश राजा की प्रजा की भी मर्जी नहीं, क्योंकि प्रजा तो यही चाहती थी कि इंडिया में रहेंगे, डेमोक्रेसी रहेंगे। जो राजा के ऊपर जो मेन रूलर था ना, उसको जिम्मेवारी दे दी कि आपकी मर्जी है, या तो अलग कंट्री बना लो अपनी, या इंडिया के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो, वी डोंट नो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता हमारी कंट्री का, जस्ट इमेजिन 1/3 ऑफ द एरिया जो था हमारे ब्रिटिश एम्पायर का, वो तो सारी प्रिंसली स्टेट्स ही कवर कर रही थी। अब सोचो इनमें से अगर एक भी कह देता कि नहीं मैं इंडिया की तरफ नहीं जाऊंगा, तो हमारी कंट्री तो और डिवाइड हो जाती। एक तो वायलेंस हम पार्टीशन से देख ही चुके हैं जो पाकिस्तान बनने पे हुआ था। तो ये बहुत एक नाजुक सिचुएशन थी हमारे लिए कि अब सारे राजाओं के पास जाना और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन एक टाइप का डॉक्यूमेंट था जिस पर राजाओं से हमने साइन कराया था। जब उन्होंने मान लिया कि नहीं वो अलग कंट्री नहीं बनाएंगे, ना ही वो जो है पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे और जो है इंडिया के साथ ही रहेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कराना था। हर मतलब आप मान लो अप्रॉक्सीमेटली 1 in 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हमारे सामने ये आ गई थी। अब जो है क्या करा जाए इस प्रॉब्लम का, तो आपको बता रखा है। बहुत डर सा लग रहा होगा ना सुन के, यार इन्होंने क्या करा था ये, बट देखो आज के समय पे सब कुछ हमने हल करी चीज़ों को। तो ब्रिटिश रूल जैसे ही एंड हुआ, तो मैंने आपको सब बता चुकी हूँ, रीड कर लो। पैरामाउंटेसी ओवर प्रिंसली स्टेट भी खत्म हो गया। उस समय पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और अब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये लीगली अपने आप को अलग कंट्री भी बना सकती हैं, ठीक है। इनके पास चॉइस थी, या इंडिया को जाए, पाकिस्तान की तरफ जाए, या फिर जो है अपना अलग कंट्री ही बना ले। और ये डिसीजन लेफ्ट करा था प्रिंसली स्टेट के रूलर को, उनके लोगों को नहीं। तो अब ऐसा होता भी है, जैसे कि रूलर जो थे त्रावणकोर के, हैदराबाद के बारे में आप पढ़ने वाले हो, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने कहा मैं अलग कंट्री बनाऊंगा, नहीं मैं तो पाकिस्तान की तरफ चल जाऊँगा, इस टाइप से उन्होंने भी बोला था हैदराबाद के निज़ाम ने। एंड जितना भी डिसीजन था वो लोगों पे नहीं था, क्योंकि लोग तो कहते हैं हम इंडिया के साथ ही रहना है। रूलर को ये डिसीजन दे दिया गया था। इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी अनाउंस कर दिया था कि हम अलग होना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड देयर वाज सिग्निफिकेंट रिस्क दैट इंडिया कुड फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल कंट्रीज थ्रेटनिंग नेशनल यूनिटी। तो ये डर हो गया हमारा
कि अब इंडिया कई और छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हमारा बंटवारा ना होता जाए। तभी हमारे चैलेंज जो है चैप्टर का नाम है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। अभी तो हमें अपने पूरे देश की ही यूनिटी को संभालना था, यूनाइटेड एक नेशन बनाना था, ठीक है। अब जो है अब ये था कि हमारी कंट्री के अंदर हमने 2 गोल्स को जो है पक्का मान लिया था कि जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी हम डेमोक्रेसी चलाएंगे। अब अगर ये राजा लोग अपनी अलग कंट्री बना लेते तो क्या ये डेमोक्रेसी चलाते? नहीं, ऑब्वियसली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते। तो हमारे जो लोग थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा हो, चाहे कोई राजा के अंडर में रह रहा था, चाहे कोई ब्रिटिश वाले एरिया में रह रहा था, हर कोई चाहता था कि डेमोक्रेसी आए। तो इसलिए हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने पक्का कर लिया था, चाहे हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से हम जो है अपने इंडिया का और पार्टीशन नहीं होने देंगे। अब हम इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया बना के रहेंगे। और ये काम करने के लिए हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस समय पे कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के मेंबर थे, और जो है ये हमारे उस समय पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, एंड ही वाज आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो। तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था हमारा इंटीग्रेशन कराने का प्रिंसली स्टेट का। यू नो दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खुद जाए, हर एक राजा के पास वो गए और वहाँ राजाओं को जाके डिप्लोमेसी से बातचीत करके उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशंस पे साइन कराया। और हमने ये कहा कि आपको कुछ पावर दे दी जाएगी, ऐसा नहीं कि सारी पावर राजा से छीन ली जाएगी। बहुत टैक्टिक्स, बहुत डिप्लोमेसी लगा के सभी प्रिंसली स्टेट्स का ज़्यादातर मर्जर करा लिया गया था इंडिपेंडेंस से पहले। जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी वो भी आप अभी पढ़ने वाले हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट उस समय पर हमारे पास में थी। इंटरिम गवर्नमेंट सिंपल आप मान लो कि हमारी टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनी हुई थी जो हमारे गवर्नेंस को चलाने वाली थी। तो उन्होंने डिवीजन कि भाई और डिवाइड हमारी कंट्री ना हो जाए उसको अपोज करा था। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आते हैं और वो जाके रूलर्स से अपनी डिप्लोमेसी और अपनी फर्मनेस से, अपनी बहुत ही पोलाइटली बात करके समझा कि अपनी टैक्टिक्स से उन्होंने मर्जर हमारा कराया। अब इंटीग्रेशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। नेगोशिएशन करना कि तो राजा कोई पागल तो नहीं है, राजा क्यों चाहेगा कि अपनी, राजा को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने देश बनाने का, अपना एक अलग किसी भी कंट्री के साथ जा सकता है, तो राजा क्या कहेगा, भाई मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब उन राजा को जाके मनाना कि नहीं अलग देश मत बनाओ, आप इंडिया के साथ ही रहो, इट वॉज अ वेरी बिग टास्क। ठीक है, अब कुछ राजा ऐसे थे नहीं जो इंडिया के साथ रहना चाहते थे, बट हर राजा चाहेगा ना कि मेरे को फिर कुछ ऑटोनॉमी मिले, मेरे को कुछ पावर मिले, तब रहूँगा मैं इंडिया के साथ में। तो वो सब बातचीत किसने करी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी, एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे कि जो 26 स्मॉल स्टेट्स थी, 26 स्मॉल अलग अलग राजघराने थे उड़ीसा के अंदर ही, तो मतलब 26 तो राजाओं से उड़ीसा के ही मिलना था और उनसे बात करनी थी। 14 लार्ज एंड 119 स्मॉल स्टेट्स थी सौराष्ट्र गुजरात में। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे, ये नहीं कि गुजरात का एक ही राज्य थे, नहीं, 119 स्टेट्स में बटा हुआ था वो। सौराष्ट्र हो गया हमारा, तो सबके पास जाना था और सबसे बातचीत करनी थी एंड उनको मर्ज करवाना था। अभी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ही रहना था और गवर्नमेंट ओपन थी ऑटोनॉमी देने में। ऑटोनॉमी मतलब क्या कि अगर राजा को अगर हम कह रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में मर्ज हो जाओ तो हम उन्हें पावर देंगे। ऐसा नहीं होगा राजा को उसकी गद्दी से हटा देंगे और वो उसका कोई काम ही नहीं होगा, मोनार्की का कोई काम नहीं। हमने उन्हें कहा हम आपको भी थोड़ी बहुत पावर्स देंगे एंड आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया था बाय द इंडिपेंडेंस। अभी जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो होती है हमारी हैदराबाद में, कश्मीर में, मणिपुर में और जूनागढ़ के अंदर। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन करा लिया गया था और इंडियन यूनियन के अंदर बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो मर्ज हो गई थी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही। बट जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी जूनागढ़ में, हैदराबाद में, कश्मीर में और मणिपुर में। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। जूनागढ़ की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी थ्रू अ प्लेबिसाइड। जूनागढ़ कहाँ पे है, मैप पे देखो, ये है जूनागढ़ एरिया, गुजरात के हल्का ऊपर देख रहे हो। तो इनका मन था, इनके जूनागढ़ के जो रूलर्स थे दे वर मुस्लिम्स एंड ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान की तरफ चले जाए। बट जो जूनागढ़ की पॉपुलेशन थी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये पाकिस्तान की तरफ जाए, दे वॉन्टेड टू बी विद इंडिया ओनली। तो यहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ था। प्लेबिसाइड मतलब डायरेक्ट वोटिंग हुई थी एंड लोगों ने कहा हम इंडिया के साथ रहना है, तो ये तो प्लेबिसाइड से सॉल्व हो गया था। प्रॉब्लम आती है हैदराबाद में और मणिपुर के अंदर, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो आप पढ़ोगे हमारा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और कश्मीर इशू आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे रीजनल एस्पिरेशन वाले में। सो अभी हम हैदराबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ये। एंड हैदराबाद के जो रूलर थे उनको कहा जाता था निज़ाम। एंड ये निज़ाम की फ़ोटो आप देख सकते हो और इनको एक टाइटल दिया गया था कि ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन हैं, वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल हैं ये
पूरे वर्ल्ड के। तो ही वॉज वेरी रिच, आप समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वाइज बहुत प्रॉस्परस होगा उस समय पे हैदराबाद, तभी तो ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको मैं फ़ोटो में लेके जा रही हूँ मैप पे, ये देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो ये हैदराबाद प्रिंसली स्टेट आज के समय का हैदराबाद नहीं है। बहुत सारे एरिया हमारे महाराष्ट्र के आज के समय के, आंध्र प्रदेश के, एंड इवन आप कह सकते हो कि और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के एरियाज जो हैं वो हैदराबाद के अंदर आ रहे थे। तो इतनी बड़ी स्टेट थी हमारी, प्रिंसली स्टेट थी ये हैदराबाद, और इसके सोल रूलर थे कौन? निज़ाम। अब निज़ाम क्या कह देते हैं, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, ये जो है कह देते हैं कि नहीं, इन्हें तो अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, ये अनाउंस कर देते हैं। द निज़ाम सॉट टू मेंटेन हैदराबाद इंडिपेंडेंट एंड एंटर्ड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। तो निज़ाम कहते हैं कि मैं एक अलग कंट्री बनाऊंगा, एंड हम बहुत मना करते हैं इस चीज़ को, नहीं ऐसा होना चाहिए, वी वर गिविंग ऑटोनॉमी ऑल्सो, बट स्टिल निज़ाम मना कर देते हैं। एंड बहुत सारी, अब आपको डिटेल में यहाँ नहीं बताया गया, बहुत सारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी असेंबलीज मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद में निज़ाम क्या कर देते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं नवंबर 1947 के अंदर। दैट फिलहाल ना ही अभी जो है ये स्टैंड स्टिल है, अभी ये ना ही इंडिया का पार्ट है, ना ही ये पाकिस्तान का पार्ट है, और आगे नेगोशिएशंस होंगी जैसी जैसी, वैसे देखा जाएगा। तो मन तो निज़ाम का यही था कि एक डिफरेंट अपनी प्रॉपर कंट्री बना ली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये साइन कर देते हैं कि इन्हें अपनी कंट्री ही बनानी थी अलग, हैदराबाद। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि जो लोग थे हैदराबाद के जो एरिया के अंदर जो रहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो निज़ाम के रूल के अंडर में रहे, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी। और इवन निज़ाम का रूल बहुत करप्ट था, और वहाँ पे औरतों के ऊपर, लोगों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो होता क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पीजेंट फार्मर्स का प्रोटेस्ट शुरू होता है तेलंगाना रीजन से निज़ाम के रूल के खिलाफ। तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं, पीजेंट्स मतलब फार्मर, वो निज़ाम के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इवन जो वुमेन थी वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती है, क्योंकि औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे निज़ाम के रूल के दौरान, ठीक है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे जो है फार्मर्स, फिर हैदराबाद जो सिटी है, हैदराबाद के अंदर भी जो है बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और वो जो है प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस प्रोटेस्ट के फोरफ्रंट पे होते हैं, वो इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, एंड पूरे के पूरे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं कि हमें निज़ाम का रूल नहीं चाहिए। अब निज़ाम इसको कैसे रिटेलिएट करते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो निज़ाम क्या करते हैं, निज़ाम की जो अपनी एक पर्टिकुलर अपनी फोर्स थी, अपने जो उनके पास अपने सैनिक थे, वो उनको क्या करते हैं, उनका नाम था रज़ाकर्स। तो जो निज़ाम की अपनी फोर्स थी उसका नाम था रज़ाकर्स, एंड रज़ाकर्स माने जाते थे दे न्यू नो बाउंड्स। रज़ाकर्स ऐसा नहीं है कि इज्जत करेंगे औरतों की और कोई किसी को मारेंगे नहीं, तो ये बहुत ब्रूटल वे में इनकी जो फोर्स थी, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वे में जाते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, दुकानें लूटते हैं, औरतों को किडनैप कर लेते हैं, उनका रेप करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा जो है ये मारपीट करते हैं नॉर्मल फार्मर्स के ऊपर जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें जो है नहीं चाहिए निज़ाम का रूल। तो जो है रज़ाकर जाके बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर। तो इस बीच में हमारी इंडिया की जो मिलिट्री थी उनको भेजते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को फिर इंटरवेन करना पड़ता है। अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे खाली, बट जब हमारे ही सिटीजन्स के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हैं रज़ाकर्स निज़ाम के कहने पर, तो हमारी इंडियन आर्मी जाती है, हमारी इंडियन आर्मी की और रज़ाकर्स की लड़ाई होती है, हम रज़ाकर्स को हरा देते हैं, एंड फाइनली हैदराबाद को हम इंडिया का जो है इंडिया में मर्ज करा लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एमर्ज अगेंस्ट द निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल इन तेलंगाना रीजन विद द पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट को लीड करा था, ठीक है। तो फिर फाइनली हैदराबाद भी इंडिया के अंदर मर्ज होता था, बट वो कैसे हुआ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ ना, और वो हमने स्टार्ट नहीं करा था। जब रज़ाकर्स को भेजा निज़ाम ने तो फिर हमारी मिलिट्री गई, वहाँ पे जाके हमने डिफीट कर दिया निज़ाम को, निज़ाम की फोर्सेस को। तो फाइनली इंडिया के अंदर मर्ज हो जाता है हैदराबाद। अब आता है हमारा नेक्स्ट मणिपुर का सेशन टू इंडिया। तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में क्या होता है कि मणिपुर के जो राजा हैं उनका नाम था महाराजा बोधा चंद्रा। फोटो भी दे रखी है आपकी बुक के अंदर कार्टून वे में महाराजा बोधा चंद्रा की, मेरे को लगा तो मैं लगा भी दूंगी यहाँ पे। तो महाराजा बोधा चंद्रा जो थे उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कर दिया था इंडिया के साथ में, अग्रीइंग टू मेंटेन मणिपुर इंटरनल ऑटोनॉमी। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन तो करा, पर ये कहेगी कि इंटरनल ऑटोनॉमी हम खुद संभालेंगे। अब देखो, एक देश की एक इंटरनल ऑटोनॉमी होती है, यानी कि देश के अंदर
जो चलती है बातें, और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि उनके बाहरी देशों के साथ क्या रिलेशन रहेंगे। एक्सटर्नल में हमारा आ जाता है जैसे मानो इंडिया चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ और यूएसए के साथ कैसे डील करेगा। डिफेंस जितना भी होता है, मिलिट्री वगैरह, वो सब एक जो है एक्सटर्नल में आ जाता है कि डिफेंस फोर्सेस को कैसे जो है रखा जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है। फॉरेन पॉलिसी बनाना, बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल में आती है। और इंटरनल में मतलब जैसे हमारी स्टेट के अंदर सीएम नहीं होते जो इंटरनल मैटर्स को वो देखते हैं स्टेट के अंदर, कि वो इंटरनल ऑटोनॉमी में आप मान लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं साइन कर देता हूँ इंस्ट्रूमेंटिफिकेशन पे, बट हाँ इंटरनल ऑटोनॉमी मैं अपने पास में ही रखूँगा, मैं संभालूंगा, ठीक है जी। अब ऐसा होता है, अब इंडिया के अंदर मणिपुर मर्ज हो जाता है और महाराजा इंटरनल ऑटोनॉमी देख रहे थे। अब 1948 के अंदर क्या होता है, महाराजा के ऊपर वो प्रेशर डालते कि आप इलेक्शंस करवाओ, आप इलेक्शंस करवाओ। तो अंडर द पब्लिक प्रेशर महाराजा जो है महाराजा अपनी मोनार्की के अंडर में ही क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑटोनॉमी वो संभाल रहे थे, वो इलेक्शन करा देते हैं जून 1948 के अंदर मणिपुर में। और ये इंडिया के आप कह सकते हो मतलब इंडिया के एक पार्ट के पहले इलेक्शन थे, मणिपुर में होते हैं वो। और ये पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ था जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हुआ था। बाद में हमारा जो फुल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, वो तो हुआ ही था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। पर आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर 1948 में ही मणिपुर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन हो गए थे। बहुत बड़े बड़े देश ऐसे थे जो इस समय तक अपनी जो है वोटिंग राइट्स वुमेन को नहीं देते थे, कुछ लोगों को नहीं देते थे। बट हमारे यहाँ जो पहला इलेक्शन हुआ वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हुआ कि चाहे जो कोई वुमेन हो, चाहे कोई मैन हो, प्रॉपर्टी हो ना हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, उन्हें वोटिंग राइट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। तो आफ्टर द इलेक्शन मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो वैसे ये इंडिया का पार्ट ही थे, फॉरेन डिफेंस ये सब तो इंडिया नहीं देखना था, बट इंटरनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देते हैं। राजा जी भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी, और इनके यहाँ डेमोक्रेसी अपना जो है मिनिमल वे पे वो चला रहे होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राजा ने इलेक्शन कराया ना, तो उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी इनकी, उनके मन में कुछ डिफरेंसेस थे इंडिया में फुली तरीके से मर्ज होने को लेकर। मतलब वो नहीं चाहते थे इंडिया में फुली तरीके से मर्ज होना। जो यहाँ पे लीडिंग पार्टी कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि ऑब्वियसली इंडिया में मर्ज हो जाए पूरा का पूरा मणिपुर, बट जो अदर पार्टीज थी वो कहती थी कि नहीं अभी हम सोचेंगे। उनके मन में कुछ कुछ थी कि नहीं हम अलग हो जाएंगे इस टाइप से, क्योंकि अभी फुली तरीके से तो मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ था। हाँ तो ये रहा वो कार्टून आप देख सकते हो, ये रहे महाराजा बोधा चंद्र, ठीक है, और वो ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो क्या कह रहे हैं, नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू। और ये क्या है, एक्सटर्नल अफेयर जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब जो है आप हमें एक्सटर्नल अफेयर दे दो, बाकी आप अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी संभाल सकते हो। तो आप सोच सकते हो इतनी डिप्लोमेसी से काम किया होगा तो राजा लोग माने होंगे। तो अब क्या होता है, जब हमें शक तो होने लग गया था कि हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली चाह रही है कुछ अलग करने को, खुद को मणिपुर का वो मर्जर नहीं चाहते हैं, तो 1949 के अंदर जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, हमने महाराजा को जो है परसुएड करा कि आप मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर दो, और महाराजा जी कर देते हैं साइन। सितंबर 1949 में महाराजा जी मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। एंड मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करना मतलब कि अब फाइनली इंडिया का हिस्सा बन चुका है मणिपुर, फुली तरीके से मणिपुर इंडिया का हिस्सा बन चुका है। अब इससे जो है क्या हो जाता है, जो मणिपुर की जनता थी वो नाराज़ हो जाती है। क्यों नाराज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो फैसला राजा ने लिया था वो जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली से बिना पूछे लिया था। उन्होंने ये मर्जर एग्रीमेंट साइन करने से पहले जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं पूछा, जो लोगों से नहीं पूछा, डायरेक्टली साइन कर दिया। तो वहाँ के लोगों को बुरा लगा कि क्यों ऐसा हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने करा कि उनकी जो है फुली उनका जो है इच्छा के बिना और उनके जाने बिना मर्जर करवा लिया गया। बट स्टिल जो भी हो, मणिपुर वो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट डे ओनली, ठीक है। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम पढ़ चुके हो, पार्टीशन हुआ, दुख देना, दर्द झेला, फिर प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हमारे को, ये डर था। हैदराबाद में भी वायलेंस हुआ, बहुत जगहों पे वायलेंस हुआ, बहुत जगहों पे सेटलमेंट पीसफुली हुआ, बट बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ा कि हमें इंटीग्रेशन करना है अपनी कंट्री का। अब थर्ड प्रॉब्लम होती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो साफ साफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टीशन के बाद और प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने नेशन बिल्डिंग की थी वो था रीऑर्गेनाइज करना अपनी कंट्री की जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। अब आज
आज के समय का अगर आप यहाँ आपको ना मैप दे रखा है 1961 के बाद का, जब रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका था, आपको कितने तरीके से जो है ये यहाँ पे आप परेशान मत हो ना कि यूपी में उत्तराखंड नहीं दिख रहा तो ये ऐसा क्यों आपने दीदी गलत मैप लगाया है। यहाँ रीड कर लो, ये मैप है 1961 के बाद का और ये 2000 में हुआ था। ये उत्तराखंड जो बना था वो 2000 में बना था। ये भी आगे आपको पढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। पर आप यहाँ देख सकते हो, अभी तो देखो यहाँ ईस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है, अभी तो बांग्लादेश भी नहीं बना। तो ये देख सकते हो आप कि ये इस तरीके से अभी, और आज का मैप देखोगे तो आप और रिफाइंड है। अब आप देख सकते हो कि ये पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग है, ये राजस्थानी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं, ये यहाँ पे जो है ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये असम है पूरा का पूरा। अब ऐसा थोड़ी है, देयर आर 7 सिस्टर्स, ये खाली असम इतना बड़ा रीजन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो मैसूर है, ठीक है, ये आप देख सकते हो केरला है, ये मद्रास है। तो अभी आपको तमिलनाडु नहीं दिख रहा, अभी आपको यहाँ पे तेलंगाना नहीं दिख रहा। तो ये था उड़ीसा। आप देखो ऐसी थोड़े आज के समय पे हमारा स्टेट बहुत डिफरेंट है, हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज है। तो देखो ये था कि जब हमारे को पार्टीशन मिला उसके बाद में इस समय पे जो ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान जो हमारी बाउंड्रीज थी वो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे नहीं थी। और हमारे नेशनल लीडर्स ने नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों को प्रॉमिस करा था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हर अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर की जो है हम अलग अलग स्टेट्स बना देंगे। हर लैंग्वेज के लोग जो जो चाहते हैं, जिनकी जो जो डिमांड है वो हम फुलफिल कर देंगे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो स्टेट की बाउंड्रीज थी वो इन्होंने अपनी मर्जी से लगा रखी थी। जो इन्हें लगे हाँ ट्रेड पर्पस है, यहाँ पॉलिटिक्स के लिए सही है, वैसी टेरिटरीज उन्होंने बना रखी थी। और कोई भी जो टेरिटरी थी वो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे नहीं थी। और इंडिया में हमारे जो नेशनल मूवमेंट के दौरान हमारे जो सारे लीडर्स थे उन्होंने प्रॉमिस करा था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट्स बना देंगे। इवन 1920 के अंदर कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था, तभी जो है कांग्रेस ने अपने खुद में भी सोचा था कि वो अपनी जो कांग्रेस है उसको कैसा बना लेंगे, वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे। तो लिंग्विस्टिक जोन्स वर यूज टू फॉर्म प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज ऑल्सो इग्नोरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो इवन एट दैट टाइम कांग्रेस ने खुद को लैंग्वेज जो कल्चर के बेसिस पे अपनी जो है डिवीजन करा था, अपनी असेंबलीज वो इस टाइप से करते थे। तो ये तो पक्का प्रॉमिस था ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने दो, सब सेटल होने दो, उसके बाद हम लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे बना देंगे आपकी स्टेट्स। बट अब दिक्कत क्या आती है, अब हमने पार्टीशन देखा, प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम देखी, तो अब हमारे लीडर्स के मन में डर पड़ गया कि अगर हम लोग ऐसे लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स बनाने लग गए तो ऐसा ना हो कि फिर वो लैंग्वेज की जो स्टेट है वो कहने लगे मैं अपनी अलग कंट्री बना रही हूँ। जैसे अगर एक स्टेट है वहाँ सारे गुजराती बोलो, कह रहे भाई हम तो अलग कंट्री बने, ऐसा हुआ नहीं, बट ये डर आया मन के अंदर कि जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे हम अलग अलग लैंग्वेजेस की स्टेट बना देंगे तो वो कहते हैं हम अलग कंट्री बना रहे हैं। तो वो डर गए थे लीडर्स इस बात से। और दूसरा, हमें पार्टीशन से इतना नुकसान हुआ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाना था, इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे। तो ये डर भी था कि यार अभी इस तरफ अगर हम लग जाएंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में, बाउंड्रीज मार्क करने में, तो हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे प्लान करेंगे अपनी। एग्रीकल्चर सही करना था, इनकम्स बढ़ानी थी लोगों की, तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना था। तो गवर्नमेंट रुक जाती है डर के मारे भी, और डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट रुक जाती है, ठीक है। तो आफ्टर पार्टीशन नेशनल लीडर्स वर कॉशियस, डरे हुए थे वो कि लैंग्वेज के बेसिस पे अब जो है हम करें या ना करें स्टेट्स को। और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी सामने थे, तो इसलिए हम इसको लेट कर रहे थे। हाँ चलो करेंगे, अभी करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट। तो अब बहुत लेट हमारे को हो रही थी। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च होता है। कहाँ पे लॉन्च होता है अब आपको बताती हूँ। जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ओल्ड मद्रास के, मैंने आपको मद्रास दिखाया था अभी स्टार्टिंग में, कितना बड़ा एरिया था। तो जो मद्रास था उस ज़माने का, उसमें आज के समय के तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, केरला के और कर्नाटका के चारों का हिस्सा जा रहा था। इन चारों का कुछ कुछ एरिया बना के और कुछ का बहुत सारा बना के मद्रास बनता था। तो इस मद्रास की जो है आप मानो जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च करा, और उस प्रोटेस्ट का नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। और ये तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने कहा हमारी अलग स्टेट बनाओ, आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश बना के दो हमें अलग, हमें अब लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी स्टेट चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे रहे थे पोती श्रीरामुलु। ये जो है कौन थे, ये कांग्रेस के लीडर भी थे, एंड ही वॉज अ वेरी बिग फाउंड सपोर्टर ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो जो है ये बहुत ज़्यादा गांधी जी को मानते थे और गांधी जी के बताए गए तरीके पे ही चलते थे, सत्याग्रह करने पे, फास्टिंग करने पे। तो पोती श्रीरामुलु जो है फास्ट करते हैं 56 डेज़ का। एंड
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, गवर्नमेंट इनकी डिमांड नहीं सुन रही होती है और पोती श्रीरामुलु की जो है डेथ हो जाती है क्योंकि इतना उन्होंने फास्टिंग करी थी। तो इससे लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हमारी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी कह रही है, अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट्स बनाओ लैंग्वेज में, तो वो क्यों नहीं मान रहे। हमारे लीडर की भी डेथ हो गई इसमें, तो लोगों को गुस्सा आता है, लोग प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और बहुत पब्लिक प्रेशर आता है। तो इसलिए फाइनली फिर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश कर देते हैं 1952 के दिसंबर में। तो दिसंबर 1952 में आंध्रा स्टेट बन जाती है और ये पहला बिगनिंग हो जाती है कि ठीक है जी, अब शुरू हो जाएगी कहानी लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बनने की। इस बॉक्स में आपको पोती श्रीरामुलु के बारे में बता रखा है। गांधीयन वर्कर थे, लेफ्ट गवर्नमेंट थे, ठीक है। सवाल सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था एंड इस तरीके से आप इनके बारे में 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब आंध्र प्रदेश जो बन जाता है, अब उसका रिजल्ट क्या होता है, जब आंध्र प्रदेश बन गया तो धीरे धीरे बाकी भी जो स्टेट्स हैं वो भी डिमांड करती है। तो 1952 में आंध्र प्रदेश बन जाता है और उसके बाद तो अब गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट हमें बनानी पड़ेगी। अगर हम और देर करेंगे तो और वायलेंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हैं हम लोग 1953 के अंदर और उनको काम दिया जाता है, आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ, आप टास्क है आपका, आप पता लगाओ कितने कितने डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेजेस के लोग हमारे यहाँ पे हैं, क्या क्या हमारी बाउंड्रीज बननी है, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू दी स्ट्रगल हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दी थी 1953 में और उन्हें कहा कि आप जाके इस इशू को संभालो। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने और उन्होंने कहा कि जो है हमारी कंट्री के अंदर ज़रूरत है 14 न्यू स्टेट्स बनने की और 6 यूनियन टेरिटरीज बनने की, ठीक है। तो 1953 के अंदर ये कमीशन बन जाती है और 1956 तक इन्होंने कामकाज करा इस कमीशन ने और उन्होंने 1966 में आके कहा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमारा एक्ट पास होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 याद रखना। और इस एक्ट के तहत हमने कहा कि हम बनाएंगे 14 स्टेट्स और 6 नई यूनियन टेरिटरीज। तो आफ्टर दैट हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो 52 में आंध्र प्रदेश बना, 53 में कमीशन बनी और 56 में हमारा एक्ट लग जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और न्यू जो है स्टेट्स वो बन जाती हैं, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब इसका इम्पैक्ट ये था कि पहले हमें बहुत डर लग रहा था कि ये हमारी इंडिया की यूनिटी को हार्म करेगा, कि हमारी कंट्री की यूनिटी पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे अलग जो है स्टेट्स बन गई तो वो कहेंगे हमें अपना अलग कंट्री बनानी है। बट ऐसा नहीं होता है, हम फिर भी पॉपुलर प्रेशर के अंडर में अलग अलग स्टेट्स बना देते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरा नहीं मिलता। आज के समय पे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, किसी स्टेट ने अलग हो कि ये नहीं कहा कि मुझे अलग कंट्री बनाओ, नो, इनफैक्ट इसने हमारी डेमोक्रेसी को इन्हांस करा। अब लोग खुश थे ऐसे सिस्टम में रह के, अपने एरिया, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के बेसिस के स्टेट में लोग खुश थे और इससे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा बढ़ गई। फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज सीन एज डेमोक्रेटिक, अलाउइंग रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स टू बी अकोमोडेटेड एंड ओपनिंग पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन बियॉन्ड द इंग्लिश एंड स्पीकिंग अलाइट। और ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी थी। क्यों? लोगों की मन की इच्छा पूरी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब ये राजा को बोलते हैं और डिक्टेटर को सुनेंगे थोड़ी, डेमोक्रेसी में सुनती है हमारी गवर्नमेंट। दूसरा, अब ना पार्ट टू पॉलिटिक्स नॉर्मल लोगों के लिए खुल गई थी। क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश में जो वो प्रोटेस्ट हुआ, तेलुगु स्पीकिंग लोग, फार्मर्स ने करा प्रोटेस्ट, नॉर्मल लोगों ने करा प्रोटेस्ट, हर जगह पे नॉर्मल लोगों ने अपनी मांग रखी, हम ये लैंग्वेज बोलते हैं हमारे। तो नॉर्मल लोग अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, लोकल कल्चर्स के लोग। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के ज़माने में पॉलिटिक्स में वो ही जा सकता था जो बहुत वेल वर्स्ड इन इंग्लिश हो, हाईली एजुकेटेड लोग हो। अब वो नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स का सिनेरियो बदल गया। अब हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जो इंसान में लीडर की बनने की कैपेबिलिटीज़ है वो जा सकता था, नो मैटर कि वो इंग्लिश बोल पाता है या नहीं बोल पाता, वो इतना एजुकेटेड है या नहीं, ये सब चीज़ें बेस नहीं बन गई थी। तो पॉलिटिक्स की पाथ जो थी वो नॉर्मल पीपल के लिए अब खुल चुकी थी। एंड कॉन्ट्रारी टू आवर फियर्स, हमारे अपोजिट हो गया। हमें डर लग रहा था हमारा नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ जब हमने लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे अपनी स्टेट्स को बना लिया था। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी से क्या हुआ, हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब हमने अपनी स्टेट्स बनाई तो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इससे पता है पूरे वर्ल्ड को भी हमने एग्जाम्पल देके बताया कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं आप इलेक्शन करके लीडर बना दो, इट इज़ अबाउट एक्नॉलेजिंग प्लूरलिज्म इन आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी मतलब ये है कि जो प्लूरलिज्म, प्लूरल क्या होते हैं, अपोजिट्स, डिफरेंट व्यूज़। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंट व्यूज़ लोगों के
समझ रहे हो और उनको क्लियर कर रहे हो, उन्हें अपना रहे हो, जो जनता की डिमांड है अलग अलग उन्हें पूरा करे हो, तब आप डेमोक्रेसी हो। खाली इलेक्शन कराना इज़ नॉट डेमोक्रेसी। 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन, तो इन स्टेट्स के बनने के अब 50 साल बाद हम कह सकते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ इन स्टेट्स को बनाने का। हमारी इनफैक्ट नेशनल यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमने अलग अलग लैंग्वेज और रीजनल आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करा और हमारी जो है कंट्री में लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे स्टेट्स बनाई। विद दिस ये चैप्टर एंड होता है, बट एंड होने से पहले अगर मैप में नंबर चाहते हो, अगर CUET के 1 मार्कर्स को मिस नहीं करना चाहते और MCQ अगर अपने एग्ज़ाम के भी मिस नहीं करना चाहते हो, बोर्ड्स के भी, तो यहाँ देख लो आपकी बुक में फास्ट फॉरवर्ड करके एक येलो डब्बा है, वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस पेपर में MCQ के। आपको बता रखा है कौन सी स्टेट कौन से ईयर में बनी थी, क्यों बनी थी और कौन से एरिया में से बनी थी। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने बहुत देखो प्रॉपर सा टेबल बना दिया जिससे रट्टाफिकेशन तो करनी ही नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र बनता है 1960 में, लैंग्वेज के बेसिस पे बनता है मराठी लोगों के लिए। फॉर्म फ्रॉम बायलिंगुअल बॉम्बे स्टेट, बनता कहाँ से है, बॉम्बे से बनता है। अब बॉम्बे में बाकी दूसरे कौन से जो है लैंग्वेज के लोग रहते थे, गुजरात बनता है दूसरा बॉम्बे से, 1960 में ही बनता है। लैंग्वेज कौन सी, गुजरातियों के लिए बनता है बॉम्बे से। तो बॉम्बे का बायलिंगुअल डिवीजन होता है, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। फिर आया पंजाब, ये बनता है 1966 में, ये भी लैंग्वेज के बेसिस पे बनता है, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम लार्जर पंजाब स्टेट, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड, ठीक है जी, पंजाब का पता चल गया आपको। अब आता है हमारा अगला आया हमारा छत्तीसगढ़, ये 2000 में बना, रीजनल कल्चरल डेवलपमेंट एंड इम्बैलेंसेस की वजह से बना था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाता है, ठीक है। उत्तराखंड बनता है 2000 में, ये भी रीजनल कल्चर डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस के बेसिस पे बना था, ये उत्तर प्रदेश से बनता है। झारखंड कब बना, 2000 में बना, कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार। तो ये मत लर्न करो, ये जरूर लर्न करना है, झारखंड बना था 2000 में, बिहार से बना था। तेलंगाना अभी बना था रिसेंटली 2014 में, आंध्र प्रदेश से बना था तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, हम चले अपनी ईस्टर्न साइड पे, तो मेघालय बनता 1972 में, लैंग्वेज और रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे आसाम से। मणिपुर भी बना 1972 में, सेपरेट स्टेट बन जाता है अलॉन्ग विद त्रिपुरा। ये त्रिपुरा की बात करें 1972 में, ये भी लैंग्वेज के बेसिस में बनता है, बिकेम अ सेपरेट स्टेट अलॉन्ग विद मणिपुर। नागालैंड की बात करें 1963 में बना, एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी के बेस में, एस्टैब्लिश अर्लियर देन द अदर। तो नागालैंड बहुत जल्दी बन गया था एज कम्पेयर टू अलग, ठीक है, अलग वालों, ठीक है। मिजोरम 1987 में बनता है, एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी पे। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो बने 1987 में, ठीक है जी। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। आज के समय पे तो यार ऑनगोइंग डिमांड्स ऐसा कहा जाता है कि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। कुछ मूवमेंट चल रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट हाँ कुछ मूवमेंट्स इनसे रिलेटेड चल रहे हैं और डिमांड्स हैं ऐसी अभी भी हमारे इंडिया के लोगों के मन के अंदर। देखते आगे ये फुलफिल होती है या नहीं होती है, इतनी भी है या नहीं। तो महाराष्ट्र से ही आ रहा है, प्रपोज स्टेट है विदर्भ, ऑनगोइंग मूवमेंट है इसका फॉर सेपरेट स्टेट कि विदर्भ बन जाए एक। उत्तर प्रदेश से आ रहा है हरित प्रदेश, ये भी एक मूवमेंट आ रहा है वेस्टर्न यूपी के में एक सेपरेट स्टेट बन जाए हरित प्रदेश। वेस्ट बंगाल में आ रहा है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट इन नदर्न रीजन नॉर्थ बंगाल, ठीक है जी। तो विद दिस गाइस फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हमने सारे चैलेंजेस पढ़े जो हमारी कंट्री ने फेस करे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 चैलेंजेस जो थे हमारे, नेशनल यूनिटी बरकरार रखना, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। फिर पार्टीशन पढ़ा आपने, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल स्टेट का कैसे हुआ, एंड फिर फाइनली कैसे हमने हर एक स्टेट को लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे बाउंड्रियाँ मार्क करी और रीऑर्गेनाइज करा। विद दिस ये चैप्टर फुली कंप्लीट होता है। मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा दिया है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ और पढ़ो, टेंशन लो, कुछ मत करना। हो सके तो कभी टाइम मिले NCERT से एक बार रीड ज़रूर करना चैप्टर को, तो फिर तुम्हें लगेगा अरे यार मुझे सब समझ में आ रहा है। दूसरा, मैंने बहुत प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं, वो जाके अपनी इंस्टाग्राम ID से एक्सेस कर सकते हो। और सिर्फ पॉलिटिकल के नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ मैं, और उन सभी के नोट्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ यूट्यूब पर मिलेगा, प्लेलिस्ट बना दी है, और नोट्स मेरी इंस्टाग्राम ID से जाके आप चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।